हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको पेज नंबर 20 तक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें हमने गुड्स के बारे में कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स वो सब पढ़ा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड कंसेप्ट पे, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रेफर्स टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, अब कंज्यूमर्स कौन है इकोनॉमी के लिए? इनको या तो हाउस होल्ड्स या गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये सब होते हैं जिनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, तो कौन से हाउस होल्ड्स, यानी जैसे हम घर यूज़ कर रहे हैं, कितना हम खरीद रहे हैं चीज़ें, वो सब के लिए। गवर्नमेंट कितना खरीद रही है, वो कंज्यूमर हो गए इकोनॉमी के लिए। और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे गुरुद्वारे हो गए, हॉस्पिटल हो गए, टेम्पल्स हो गए, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हाउस होल्ड जो है वो हम चीज़ें खरीदते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। गवर्नमेंट जो है वो आगे चीज़ें किसके लिए खरीदती है? अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए, मिड डे मील्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए खरीदती है कि जो गवर्नमेंट को सर्विसेज देनी होती हैं। ठीक है, अब नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो कंज्यूमर गुड्स किसके लिए खरीदते हैं? चैरिटी के लिए। अब अगर हम इन चीज़ों को ऐड करेंगे ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स बाय हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स कि कंजम्पशन के लिए लोगों ने कितना एक्सपेंडिचर किया। एक्सपेंडिचर मीन्स कितने एक्सपेंसेस लोगों के हुए, कंज्यूमर्स ने कितना कंज्यूम करा, कितनी कंजम्पशन पे खर्चा किया। ठीक है, वो होता है। अब आते हैं एग्रीगेट। इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, फॉर्मूलाज आप हमेशा सारे नोट करके रखना, एक अलग से रजिस्टर मेंटेन कर लो, उस पर कुछ पेजेस लो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको चैप्टर्स के फॉर्मूलाज ही लिखने हैं, दैट इज इट। ठीक है, अब एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, कि हाउस होल्ड ने कितना खर्चा किया, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने कितना खर्चा किया। ठीक है, जब आप आंसर लिखते हो ना, मेक श्योर आप उसकी इंट्रोडक्शन, छोटी सी इंट्रोडक्शन लिखो, वन लाइनर एक, फिर उसमें लिखो एक्सप्लेनेशन, उसमें एक्सप्लेनेशन दो, उसमें या तो टेबल बनाओ या फिर इस तरीके से कुछ फॉर्मूलाज आप ऐड कर दो, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन कर देना। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका जो आंसर है वो बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब आगे आते हैं, ये हो गया, मतलब एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि जो घरों में खर्चा हुआ, वो जो सरकार ने खर्चा किया अपनी डिफेंस के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, या मिड डे मील के लिए, और या फिर वो गुरुद्वारे, टेम्पल्स, इन सब जो ये खर्चा करते हैं वो सब। अब आते हैं कंजम्पशन एंड कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है जिससे हमारी स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीज आए। ठीक है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब मतलब कि हमारी जो पैसा है, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी हो। इन्वेस्टमेंट वो होती है ताकि हमारा जो कैपिटल का स्टॉक है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो अब इन्वेस्टमेंट आई, इससे इनके फॉर्मूलाज में जब हम डिनोट करेंगे, इसका ये फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू ट्राइंगल के। तो ट्राइंगल किसको कहते हैं हम? इसको कहते हैं चेंज। जब भी चेंज लिखना हो तो यहाँ पे हम ट्राइंगल बनाएंगे। के होता है कैपिटल स्टॉक, तो चेंज के मीन्स चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, की एक साल में कितना चेंज, कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ कैपिटल के स्टॉक में। ठीक है, तो चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कि कैसे कैपिटल फॉर्म हो रही है। फॉर्म मीन्स दोबारा से रीबिल्ड कैसे हो रही है कैपिटल, बढ़ कैसे रही है, फॉर्म बन कैसे रही है कैपिटल। और ठीक है, तो ये जो चेंज ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल होता है उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट ये होती है ना, अब जैसे मैं स्टॉक मार्केट में सपोज आज 10 लाख रुपए लगा रही हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट है। या मैंने घर खरीदा आज 50 लाख का, तो वो मेरी क्या हुई? इन्वेस्टमेंट, कि मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली। मैं इसको 10 साल बाद देखूंगी तो वो 100 लाख की भी हो सकती है, और मतलब 1 करोड़ की भी हो सकती है, या फिर वो 60-70 लाख की भी हो सकती है। तो उससे क्या हुआ? कैपिटल फॉर्म हुई। समझ रहे हो? तो इन्वेस्टमेंट्स रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक साल में मैंने कितनी प्रोडक्शन की कैपिटल गुड्स की। ठीक है,
या तो ये गुड्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए हो सकते हैं या एड अप करने के लिए। अब मैंने सपोज घर खरीदा तो वो मेरी में एड अप करेंगे वैल्यू में और एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में वो एड अप होंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन और प्रोसेस दैट इंक्रीजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो उससे क्या हुआ, मेरा स्टॉक कैपिटल का स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया, मैंने घर खरीद लिया, मेरी इन्वेस्टमेंट करी इस तरीके से। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है या इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होती है? फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, मोटी इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने 10 मशीनें ले ली, ठीक है, तो वो हो गई मेरी फिक्स्ड एसेट्स की फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी। इट मीन्स रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, वो फिक्स एसेट होते हैं ना, अभी पीछे पढ़ा था ना हमने कि वो बिल्कुल फिक्स एसेट हैं, कि मतलब वो अब मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, मेरे फिक्स है, वो प्लांट एंड मशीनरी है मेरी प्रोडक्शन के लिए, वो मैंने ले ली है, खरीद ली है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जिससे हम स्टॉक फिक्स एसेट्स की स्टॉक में इंक्रीज होगा, उसको कहते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। अब अगर मैंने 2018 में 8 मशीनें लगा रखी थी और 2018 के एंड में मेरे पास स्टॉक है 10 मशीनों का, तो ये जो स्टॉक फिक्स एसेट का 2 से इंक्रीज हुआ है, इसको क्या कहा गया है, फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोड्यूसर। फिक्स इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 2 मशीन्स की, ठीक है, तो क्योंकि वो इतनी अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, तो वो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स व्हेन विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज फिक्स इन्वेस्टमेंट्स। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट को और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे एक तो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे प्रोड्यूसर की बढ़ती है। पहले कहाँ 8 मशीनों से कितनी पड़नी थी, अब 2 मशीनें और लग गई तो ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर, ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ रही है, हायर लेवल ऑफ आउटपुट होएगी इकोनॉमी में। हायर लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं अगर अमेरिका को आगे मैं 50 स्वेटर बेच रही थी, सपोज भेज रही थी, तो अब मैं उसको 70 भेज सकती हूँ क्योंकि मैंने 2 मशीनें और ले ली, तो उससे जीडीपी ग्रोथ भी होगी हमारी, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, अब आगे है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो होती है जब हम माल इन्वेंट्री अपने स्टॉक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो या तो फिनिश गुड्स के लिए हो सकती है, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर्स कौन से स्टॉक रखते हैं, या फिनिश गुड रखते हैं या सेमी फिनिश रखते हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में थे, या बिल्कुल रॉ मटेरियल रखते हैं, ये होता है इन्वेंट्री स्टॉक। अब इसमें जब चेंजेस आते हैं, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसको कहते हैं इंक्रीज ही होता है मोस्टली, उसको कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, कि इससे क्या होता है, जो अनइंटरप्टेड सप्लाई होती है वो इंश्योर रहते हैं कि भाई सही तरीके से सप्लाई रहे इनपुट्स की प्रोड्यूसर्स के लिए, ठीक है। स्टॉक ज़्यादा अगर रॉ मटेरियल्स के पास होगा तो वो डे टू डे परचेजेस, रोज़ रोज़ हमें चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्राइस इंक्रीज कुछ डिक्रीज होता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो इसलिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है हमें, ताकि हम बनाए रह सकें, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, ये दे रखी है। अब आगे आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो उसको कहा जाता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, कि एक साल में कितनी प्रोडक्शन हुई कैपिटल गुड्स की, उसको कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है। अब कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक के लिए भी होते हैं, वो भी इंक्लूड होंगे, और कैपिटल गुड्स जो नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है वो भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। मतलब कैपिटल गुड्स जो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। क्या मतलब कि सपोज कैपिटल गुड्स यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, डेप्रिसिएशन जब किसी की वैल्यू डिक्रीज होती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। और कैपिटल गुड्स यूज इज नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कि मतलब मेरे पास ऑलरेडी इतनी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है, उसमें मैंने कुछ और थोड़ा बहुत ऐड कर लिया, वो हो गया नेट इन्वेस्टमेंट। और जो कैपिटल गुड्स यूज हुए कि भैया ये मेरे पास ऑलरेडी थी लेकिन ये खराब हो गई, अब मुझे इसकी जगह रिप्लेस करना है कैपिटल गुड को, तो वो हो जाती है डेप्रिसिएशन। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुई, कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो होती है जब हम अपने नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स मेरे पास पहले 10 मशीनें थी, ठीक है, 10 में से अब मैंने एक तो रिप्लेस कर दी, तो मतलब मेरी नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, 9। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें कि भाई मेरे पास 9 मशीनें ऑलरेडी थी,
ठीक है, उसमें से एक ऐसी मशीन थी जो भाई मुझे रिप्लेस भी करनी पड़ी, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, मीन्स टोटल कितनी हुई थी, 10 मशीनें। ठीक है, तो अब आई होप मुझे आपको समझ आ गया होगा ग्रॉस का और नेट का डिफरेंस। अब नेट इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है कि उससे क्या होता है, जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है इकोनॉमी की उससे बढ़ती है। ठीक है, ज़्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल होगा तो उससे अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर भी उतनी बढ़ेगी। ठीक है, तो लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी नेट इन्वेस्टमेंट्स में, इससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ती है। नेट इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी की ज़्यादा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, हम ज़्यादा कैपिटल गुड्स और ऐड ऑन कर रहे होते हैं, है ना। कहाँ 8 मशीनें थी और 2 और ऐड कर ली तो वो हो गई नेट इन्वेस्टमेंट। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे लेबर को फ़ायदा होगा, है ना, उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगी। भाई कहाँ 8 मशीनों पे लेबर काम कर रही थी, अब 2 मशीन और आ गई हैं तो लेबर और चाहिए। तो इस तरीके से, ठीक है। अब ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है, वही अभी जो मैंने बताया कि ग्रॉस में एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स लगाते हैं और न्यू एसेट्स खरीदने में या फिर एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट में, तो वो ऐड होगा। नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली, इसमें डेप्रिसिएशन वाली नहीं ऐड होगी। इसमें क्या होता है, इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूड होती है, इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट यानी डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड होती। इसमें नेट एडिशन नहीं होती है एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स में, लेकिन इट शोज नेट एडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब आगे आते हैं डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट पे कि कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन का सीधा सीधा मतलब क्या है मैं समझा देती हूँ। अब मशीनरी है, सपोज मैं यूज़ कर रही हूँ मशीनरी, 10 साल के लिए उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो अब जैसे तीसरे साल में आके मशीन में कुछ चेंजेस आ गए, कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ उसमें रिपेयर मेंटेनेंस होती है। ठीक है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, क्योंकि कुछ ना कुछ घिसती भी है कहीं ना कहीं से, नई चीज़ें लगानी होती हैं, तो वो जब धीरे धीरे उसकी वैल्यू जो कम हो रही होती है ना, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। कि नॉर्मल वेयर एंड टेयर, भाई यूज़ होएगी तो घिसेगी ना चीज़। हम एक शर्ट कहाँ, नई कोरी शर्ट जब पहनते हैं और उसको 3 महीने पहनने के बाद उसकी शर्ट की क्या हालत होती है, तो वो उसकी डेप्रिसिएशन होती है। मतलब नॉर्मल वियर एंड टियर जो थोड़ा बहुत होता है, कुछ हल्के फुल्के डैमेजेस बेसिक रूटीन में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जैसे कार में होते हैं, तो वो उसकी होती है डेप्रिसिएशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। मतलब कि इतना तो होएगा ही होएगा, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं प्रोड्यूसर कि भाई इतनी मशीन बड़ी यूज़ कर रहे हैं तो इतना थोड़ा बहुत तो खर्चा तो होगा ही होगा, इतनी तो उसकी घिसाई होएगी होएगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। मतलब कि भाई नॉर्मल घिसाई हो रही है, कुछ एकदम से डैमेज आ गया, ठीक है, कुछ पार्ट बदलना पड़ गया उस वजह से, या फिर कोई एक्सपेक्टेड कि भैया इतना तो एक्सपेक्ट कर ही रखा था, तो उसको डेप्रिसिएशन को, इन तीनों का टोटल कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को और क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। मतलब फिक्स कैपिटल को जब कंज्यूम किया जा रहा होता है ना। फिक्स कैपिटल कौन से होते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स, मशीनरी हो गई, ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो उसका जब कंजम्पशन होती है, उसका वियर एंड टियर हो गया, उसमें कुछ डैमेज आ गया, उसका कंज्यूम हो गई ना एक तरीके से वो, तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल मशीन मैंने परचेज़ की 10 लाख की, और उसकी एक्सपेक्टेड है कि भैया 10 साल चल पड़ेगी मशीन, लेकिन मशीनरी को रिप्लेस करने में आफ्टर 10 साल 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो 1 लाख उसकी वैल्यू थी 1 साल की, तो इसको क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मतलब 1 साल की वैल्यू कितनी आई, 1 लाख रुपए, कि 10 साल की वैल्यू वो आ गई 10 लाख रुपए। ठीक है, सो इट रेफर्स टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर्स कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए, कि भाई रिप्लेस भी करनी पड़ सकती है बीच में मशीन। अब आगे आते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी वॉर्न आउट फिक्स एसेट्स होते हैं उसके लिए कुछ हम अलग से फंड रखते हैं। ठीक है, कभी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ गई, कभी किसी एकदम से खर्चा आ गया, तो उसके लिए हमारे पास पैसा पड़ा होगा, इसलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस कौन सा होता है कि एक्सपेक्टेड हो गया लॉस ऑफ वैल्यू फिक्स एसेट्स व्हेन दे बिकम ऑब्सोलीट। ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया भाई, उस वजह से अब ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं चलते, कलर्ड आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें से मीन्स ये था अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, है ना। कि मतलब एक होता है एक्सपेक्टेड कि भैया हम दूर से सोच सकते हैं कि भैया इतना तो हो जाएगा, एक होता है अनएक्सपेक्टेड जो एकदम से सडन हो जाता है। ठीक है, तो अब दूसरा पार्ट है एक्सपेक्टेड कौन से होते हैं, मैं बताती हूँ पहले। आप एक्सपेक्टेड कि भैया अभी ब्लैक एंड वाइट टीवी है, इन फ्यूचर जाके तो कलर्ड आ ही जाएंगे, तो ये है एक्सपेक्टेड कि भैया इतना चेंज तो आएगा। अब एक है कि भाई प्लांट है
जो रबर शूज़ बनाता है उसमें डिमांड जो है वो रबर शूज़ से लेदर शूज़ में कन्वर्ट हो सकती है, तो ये भी एक्सपेक्टेड है। अब अनएक्सपेक्टेड कौन सी होती हैं? जैसे एकदम से भूचाल आ गया, एकदम से फ्लड आ गया, उसकी वजह से नुकसान हो गया, तो वो होता है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इसलिए दीज लॉसेज आर, इसमें जो ये लॉसेज होते हैं, नुकसान होते हैं, ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस के लिए तो हमेशा डेप्रिसिएशन फंड में पैसे रखते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड के लिए नहीं रखते हैं। तो मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया, आप पढ़ सकते हो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस भी बता देती हूँ। कंजम्पशन ऑफ कैपिटल में क्या होता है, इसमें वो लॉस आता है जो फिक्स एसेट्स के ऊपर होता है, विच दीज आर बीइंग कंटिन्यूसली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से। ठीक है, अब कैपिटल लॉस कौन सा होता है? ये वो लॉस होता है जो फिक्स एसेट्स वाइल उन फिक्स एसेट पे जो लॉस होता है वैल्यू पे, वाइल दीज आर नॉट इन यूज, जब यूज़ नहीं हो रही होती है। ठीक है, कंजम्पशन कौन सी होती है आगे? इट इज़ अ लॉस ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टीयर, एक्सीडेंटल एक्सपेक्टेड की वजह से। और इसमें कौन सा होता है? नेचुरल क्लैमिटीज़, अर्थक्वेक की वजह से कुछ नुकसान हो गया, मार्केट की वैल्यूज़ एकदम, जब जैसे कोविड की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, तो ये हो जाते हैं कैपिटल लॉस में। अब ये मैनेज कैसे होते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू, और ये हम इंश्योरेंस करा के रखते हैं, उससे फ़ायदा होता है हमें। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मैं सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस लगा दूंगी। ठीक है, तब तक इंजॉय करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी बहुत मेहनत लगती है। आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।